देखो कार्बोहाइड्रेट में मतलब बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में भी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उस पर फोकस करेगा। कार्बोहाइड्रेट में भी हमने ऑलरेडी ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड कंप्लीट कर लिया है। थर्ड कैटेगरी जो थी वो है पॉलीसेकेराइड की, राइट। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब भी कल थोड़ा सा मैंने जब उसको नोट्स में लिखाया था तो ये बताई थी बात, या इंट्रो वाले लेक्चर में भी बताया था कि पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है कि जब कभी मोनोसेकेराइड रेजिड्यू इन लार्ज नंबर दैट मीन्स कि वो बियॉन्ड 10,000 या फिर ये कहें कि मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन जब इस तरह का कोई कार्बोहाइड्रेट या शुगर फॉर्म होती है तो वो कहलाती है पॉलीसेकेराइड। ये डेफिनेशन तो सभी को क्लियर होगी, ठीक। अब बात आती है कि ये एक्चुअल में ये पॉलीमर बनता कैसे है। तो जब भी आपने मोनोसेकेराइड को देखा था, मोनोसेकेराइड से जब डायासेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड फॉर्म हो रहे थे तो क्या हो रहा था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो से ज्यादा 2 से 20 तक के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी वाली बॉन्डिंग होती थी, कौन बताएगा कौन सी वाली बॉन्डिंग होती थी? ओ ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। हाँ, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती थी। तो जब कभी यही मोनोसेकेराइड जो रेजिड्यू है वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में, ठीक है, रिपीट होकर के ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ करके एक ह्यूज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग मोनोमर्स, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, जो उसकी बेसिक यूनिट है उसको मोनोमर हम कह सकते हैं क्योंकि बार बार वही तो रिपीट हो रही है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई डायासेकेराइड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यूनिट 1, जैसे मान लीजिए अगर कोई लैक्टोज का पॉलीमर होता अगर सपोज, तो उसमें क्या होता है कि एक गैलेक्टोज की यूनिट होती है, एक ग्लूकोज की यूनिट होती है, फिर गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज, और सब जुड़े आपस में कैसे रहते हैं? ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये जितना भी मतलब ये भी कह सकते हैं कि रिपीटिशन ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है। उसी के बेसिस पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है पॉलीसेकेराइड को, ठीक है। इन्हें ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। ग्लाइकन्स क्यों कहते हैं? पहले एक बार ये देख लेते हैं कि दो कैटेगरी किस बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। दो कैटेगरी के लिए देखो, इसमें ये वाला स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बोर्ड पर भी है। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि रिपीटिशन किसका हो रहा है, एक ही यूनिट, एक ही मोनोसेकेराइड रेसिड्यू है उसी का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, या फिर मोर देन वन मोनोमर यूनिट है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे होमोपॉलीसेकेराइड कह दिया गया, दिस वन होमोपॉलीसेकेराइड एंड अनदर वन इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। जबकि दूसरी जो क्लासिफिकेशन के लिए या क्या ये कहे कि कैटेगराइज करने के लिए जो क्राइटेरिया लिया गया था वो क्या था कि उसका फंक्शन क्या है, किसका? पॉलीसेकेराइड का। लाइफ फॉर्म्स में ये जो पॉलीसेकेराइड है इनका क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या वो किसी एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी, मतलब कि क्योंकि पॉलीसेकेराइड का मेन काम क्या होता है, एक पॉइंट मैंने कल भी लिखा था कि वो एक मतलब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जब भी सेल को नीड होती है एनर्जी की तो वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स में से किसी एक को ब्रेक करके या किसी तरह से उसकी लिसिस करके जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को यूटिलाइज करता है, किसके लिए? मेटाबॉलिज्म में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे कि ये स्टोर्ड एज अ स्टोर्ड काम कर रहा है या फिर स्ट्रक्चरल कोई स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा है, ठीक है, या स्ट्रक्चरल पार्ट बना करके उसमें रोल प्ले कर रहा है, कौन? पॉलीसेकेराइड। उसी के बेसिस पे इसे दो कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टोरेज, जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है उसे देखो, ये लिखा ना स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। ये कंफ्यूज मत कर जाना कि इसमें भी सेम चीजें आ रही हैं, जैसे होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च भी आ रहा है, स्टोरेज में भी स्टार्च आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्च का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो होमोपॉलीमर के जैसा, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। मतलब कि उसमें रिपीटिशन एक ही यूनिट का हो रहा है, कोई अनदर यूनिट नहीं है। जैसे कि अगर स्टार्च की बात करें तो आपको ये मालूम होगा, नहीं पता है तो भी आपको इस बात से तो अवेयर होना कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है ना? पता है कि नहीं? सभी को पता है। तो ये इसमें हाँ, स्टार्च में बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज की ही यूनिट होती है, मोनोमर जो है
स्टार्च का वो अल्फा डी ग्लूकोज है। यानी कि ये भी कह सकते हैं जब भी स्टार्च की लेसेस कराएंगे या किसी तरह से स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मोनोमर यूनिट मिलती है वो क्या होती है एग्जैक्टली में अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होती है, स्टार्च भी हमेशा दो फॉर्म में होती है, एमाइलोज हो सकती है या फिर एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। उसमें कैसी बॉन्डिंग होगी वो डिटेल में बताएंगे। पहले ये मुझे बताओ कि ये चीज़ क्लियर हुई कि ये कैसे मतलब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है पॉलीसेकेराइड का, क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम पहले होमोपॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड दैट मीन्स जिसमें हम मतलब रिपीटिशन ऑफ सेम मोनोमर्स है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है स्टार्च। कहाँ कहाँ मिलता है स्टार्च, इसको भी आप कैसे करोगे, जैसे आपने कल डायसेक्राइड के लिए वो चार्ट फॉर्म किया था उसी तरह से इसके लिए भी अलग से चार्ट फॉर्म करिएगा, ठीक है, कि कौन सा वाला आप पॉलीसेकेराइड कर रहे हो वो होमो है कि हिट्रो है, उसमें यूनिट कौन सी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से या मोनोमर यूनिट कौन है, और उसमें आपस में लिंकेज कैसी है, ठीक है, कौन सी वाली बीटा 1,4 है, बीटा 1,6 है, अल्फा 1,4 है, ये कैसे, ठीक है, ये चीज़ लिखोगे। और कहाँ मिलता है, अकरेंस उसकी क्या है, ये अपने से आप रेडी करोगे, ठीक है। मैं बताती जा रही हूँ, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ वन बाय वन इन चीज़ों को, चाहे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले मैंने इसीलिए बोला था कि आप कॉपी पे पेन डाउन कर लो, ठीक है। आज पहले एक थ्रू आउट देख लेंगे। वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, वॉइस क्लियर नहीं है, किसी एक आध के पास ना हो तो जरा अपना चेक करो या थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करो, और अगर मतलब सभी के पास नहीं है तो फिर मैं अपना कुछ चेंज करूँ, है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्च की अगर जब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने स्टार्च का, तो ये क्या हुआ कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। एक एक करके डिटेल में लेंगे तो और अच्छे से बता दूंगी, अभी केवल हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। स्टार्च है, स्टार्च कहाँ पर होगा, एनिमल्स में भी, और मतलब कि प्लांट बैकग्राउंड का मेन है, ठीक है। एक आपने जब भी स्टार्च और आयोडीन का केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि वो स्पेसिफिक ब्लू कलर देता है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस मैम। हाँ, अभी केवल इतना याद रखिए, जो स्टार्च है वो बेसिकली दो फॉर्म में, हाँ दो फॉर्म में रहता है, एमाइलोज हो सकता है या फिर एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। जब कभी हम देखो ये वाला है यहाँ पे, ये इस तरफ देखिए, स्टोरेज वाले में देखो यहाँ पे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन लिखा हुआ, हाँ ये चीज क्लियर है ना। अमाइलोज में अल्फा 1,4, जैसे आपने डायसेक्राइड में था ना, जब लैक्टोज का करते थे, लैक्टोज का मॉलिक्यूल आपने पढ़ा तो उसमें कैसे लिंकेज थी, बीटा 1,4, ठीक। उसी तरह से स्टार्च में वहां पे केवल दो रेजिड्यू की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर स्टार्च के केस में क्या है कि ये बार बार मतलब दो की बजाय ढेर सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन लिंकेज तो सब में वैसे ही होगी, कैसी, अल्फा 1,4, जैसे स्टार्च की बात करें उसमें एमाइलोज फॉर्म की बात करें तो उसमें कैसी होगी, अल्फा 1,4, 1 2, और ये पॉलीमर किसका है, डी ग्लूकोज का, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का, राइट। हाँ मैम, ये जो अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, ये मोनोमर यूनिट है क्या स्टार्च की? मोनोमर यूनिट ये जब मॉलिक्यूल बना लेते तो उसको कहते हैं, ठीक है। वैसे अगर मोनोमर यूनिट की बात करेंगे तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन नहीं है, ये इसकी फॉर्म है। मोनोमर तो यूनिट क्या होगी, जो जो बार बार रिपीट हो रही है, और वो रिपीट क्या हो रहा है, ग्लूकोज रिपीट हो रहा है ना। तो इस वजह से मोनोमर नहीं कहलाएगा, ये दो फॉर्म है स्टार्च की। अभी डिटेल में ये सबसे पहले सेलुलोबायोज लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब बता दूंगी। स्टार्च का तो चलिए प्लांट बैकग्राउंड में हो गया, ठीक है। ग्लाइकोजन की जब भी हम बात करते हैं इसमें भी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ही है, ठीक है। ग्लाइकोजन ये देखिए यहाँ पे, और इससे ये पता चल रहा है कि स्टार्च जो है वो किस में, प्लांट बैकग्राउंड में स्टोर्ड एज अ स्टोरेज, या ये कहे कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की तरह काम करता है। जब भी आप वो क्या पोटैटो खाते हो तो उसमें कितना बॉईल करो, या सॉरी बॉईल नहीं, ऐसे जब चिप्स वगैरह बनते हैं तो देखो ना उसमें कितना सारा स्टार्च निकल के आता है ना। तो वो क्या है कि स्टोर्ड पार्ट ही तो है, वो
है, हालांकि जो मतलब पोटैटो है वो है तो स्टेम इवन वहाँ पे, या फिर आपने कुछ ऐसे स्टोर्ड रूट्स पड़ी होंगी, ठीक है, जिसमें मतलब स्टार्च या प्लांट का जो भी स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड मटेरियल है, वो रूट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। तो उसी तरह से ये स्टार्च काम वहाँ पे क्या कर रहा है, प्लांट्स पे काम क्या कर रहा है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। सेकेंड वन इज ग्लाइकोजन की जब हम बात करते हैं तो ये एनिमल के लिए है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री चूंकि आप पढ़ रहे हो तो उसमें लाइफ फॉर्म सब आ जाती हैं, तो इसलिए आपको ग्लाइकोजन पता होना चाहिए। ग्लाइकोजन किस किस से मिलकर बना है, ये भी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से ही मिलकर बना होता है, यानी कि दो फॉर्म में पाया जा रहा है। लेकिन अंतर फिर क्या है, पहला डिफरेंस तो देखो यही है कि स्टार्च प्लांट बैकग्राउंड का है, और ग्लाइकोजन की जब भी हम बात करते हैं तो वो एनिमल बैकग्राउंड में मिलता है, ठीक है। बाकी काम दोनों के सेम है। एक अंतर और ये हो जाता है कि जब भी हम स्टार्च की बात करते हैं तो इसमें जो ब्रांचिंग होती है एमाइलोपेक्टिन में, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बनाता है उसमें 25 मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांचिंग पैटर्न स्टार्ट होता है, जबकि ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये 10 और 13 के बीच में ही कोई मॉलिक्यूल है वहीं पर ब्रांचिंग शुरू कर देता है। स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर में बताऊंगी तो ये और क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना याद रखिए कि ग्लाइकोजन कहाँ पे मिल रहा है, एनिमल में, ठीक है, एज अ स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड काम करता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ये तो स्टोरेज वाले ही हो गए, ठीक है। अब इधर देखो होमोपॉलीसेकेराइड में भी अगर बात करें तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन एक ही, क्योंकि मैंने बताया ना एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होते हैं, और दोनों ही किसके, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है, ठीक है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं ना, रिपीटेशन केवल और केवल किसका हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज का। दैट मीन्स कि ये होमोपॉलीसेकेराइड हो गए, ठीक। स्ट्रक्चर इनका क्या दिख रहा था उसके बेसिस पे इन्हें होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मीन्स सेम, ठीक है, जिसमें सेम मोनोमर यूनिट है। नेक्स्ट एक कैटेगरी है सेलुलोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, सेलुबायोस ही इसका मोनोमर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज ही इसका पॉलीमर है, ठीक है, किसका, सेलुलोज का। ये आप देख सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल, ये मैंने चेन बना रखी है, दिख रही है सबको, सो तो नहीं गए, हाँ हाँ। तो ये जो चेन बना रखी है एक्चुअल में पॉलीमर दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसका यूनिट सेलोबायोज भी कह सकते हो, क्योंकि सेलोबायोज में भी क्या होता तो बीटा डी ग्लूकोज ही है ना। और जब मोनोमर की बात करेंगे कि इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, तो वो कहलाएगी बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब जरा मुझे, चलो इसको अभी डिटेल में करेंगे, पहले ये वाला क्लासिफिकेशन ही कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है, और सेलुलोज कहाँ मिलता है, सभी को मालूम है, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, राइट। हाँ हाँ। नेक्स्ट वन आते हैं हीट्रोपॉलीसेकेराइड। हीट्रोपॉलीसेकेराइड की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, हीट्रो का मतलब डिफरेंट, जब भी मोनोमर यूनिट्स अगर सेम मोनोमर यूनिट का रिपीटेशन ना होकर के डिफरेंट यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल ये नाम और नाक का है, लेकिन ये कहाँ मिलता है, दोनों, अब देखो इसमें दो मॉलिक्यूल्स हो गए ना, अभी तक इनमें जब हमने पढ़ा तो सारी के सारे क्या थे, एक ही यूनिट का रिपीटेशन है, राइट। जबकि यहाँ पे आप मोनोसेकेराइड में ये पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली कहलाते हैं, और इनका जब देखते हैं तो इसमें जो यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, एक नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। इन्हीं का यूनिट्स बार बार रिपीट होता है, आपस में ये दोनों कैसे जुड़े रहेंगे, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट जब मॉलिक्यूल आएगा तो पहले नाम आएगा, फिर नाग आएगा, फिर नाम आएगा, फिर नाग आएगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको होमोपॉलीसेकेराइड क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही दो जो मोनोमर्स मतलब लिए गए हैं या जिनका रिपीटेशन हो रहा है वो कैसे हैं, कोई दो मॉलिक्यूल, दो अपने में, हाँ, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं या दो मोनोसेकेराइड रेजिड्यू हैं। ये चीज क्लियर हुई, हाँ। इसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और मिलता कहाँ है, किसी को याद है, बैक्टीरियल सेल वॉल में, हाँ, बैक्टीरियल सेल वॉल, एग्जैक्टली। कौन बोल रहा है, ये नाम बताओ।
दिव्या। दिव्या, हाँ करेक्ट बता रहे हो दिव्या। ये बैक्टीरियल सेल वॉल में जब भी आपने बैक्टीरिया का वो कैप्सूल के जस्ट बिलो वाला स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें कैसे क्रॉस लिंकेज, जब आप वो पढ़ते थे, मतलब आपने प्रैक्टिकल किया होगा या इस बार करोगे, ठीक है। पैथोलॉजी वाला भी पेपर है ना आपका, अगर लैब खुलती है तो उसमें करोगे कौन सा वाला, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग, वो जो ब्लू कलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो ब्लू कलर के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल इनकी बनी है, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो बिल्कुल क्रॉस लिंकेज जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप क्रिस्टल वॉलेट डालते हो तो वो, ये अपनी तरफ से सब लोग म्यूट रखो, देखो साउंड आ रहा है। तो फाइनली होता क्या है कि ये जो क्रॉस लिंक्ड वाला सेल वॉल बना है, वो क्या करता है कि उसी में क्रिस्टल वॉयलेट के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल्स के फंसने की वजह से ही वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर रिटेन करते हैं, ब्लू कलर रिटेन करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में ऑलरेडी ये वॉल ही, जो सेल वॉल है वो उसकी लेयर ही कम, मतलब कि थिन होती है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में उसमें मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल वॉयलेट के मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो कैसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है, राइट। आगे बढ़े तो ये चीज क्लियर हुई, होमोपॉलीसेकेराइड और हीटेरोपॉलीसेकेराइड सभी। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जब फंक्शन की बात, फंक्शन के बेसिस पे हमने पॉलीसेकेराइड को कैटेगराइज किया, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली पेप्टाइडोग्लाइकन आएगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे स्टोरेज की बात करें, वही बात है कि इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये इनफ बता चुकी हूँ डिटेल में। स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल में जब कभी सेल का ही कोई पार्ट बना रहा हो पॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो वो कैसा आ जाएगा, उसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्टोर का काम कर रहा है, मतलब स्टोर्ड एनर्जी का काम कर रहा है, तो वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हो गए। अगर कोई फंक्शनल, मतलब कि स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा है, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल सेलुलोज का ही ले ले, ठीक है। सेलुलोज में क्या है कि वो प्लांट सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है। आप जब भी सेल पढ़ते हो तो उसमें क्या प्लांट सेल वॉल ऐसा स्ट्रक्चर ही तो पढ़ते हो, सेल ऑर्गेनिज्म उसके बाद स्टार्ट करते हो पढ़ना, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि ये स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका काम क्या है सेलुलोज का, वहाँ पे फाइबर्स या प्लांट सेल वॉल को डिफाइन करना या बनाना, ठीक है। तो ये सेलुलोज का एग्जाम्पल है। ये किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट वन, और मिलेगा कहाँ, प्लांट में। नेक्स्ट वन है काइटिन। काइटिन का नाम सुना है किसी ने, नहीं सुना है, सुना तो है मैम, सुना है बट कहाँ सुना है ये याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, मैंने बताया Yes, है। मैम, सुना है। सुना है, उरूज बताओ कहाँ है काइटिन। मैं फंगस क्या नहीं समझ पा रही हूँ, उरूज ने शायद बोलना शुरू किया था। फंगल सेल वॉल है क्या काइटिन? फंगल सेल वॉल, एग्जैक्टली। नहीं भी हुआ करे तो चलो चैट में बता दिया करो, मैं देख लूंगी, ठीक है। हाँ फंगल सेल वॉल है, करेक्ट बता रही हो, ठीक है। ये फंगल सेल वॉल ही काइटिन की बनी होती है। अब इसमें जब हम काइटिन की बात करते हैं कि ये रिपीटिशन इसमें किसका मिल रहा है, क्या चीज, वॉइस नहीं आ रही है। कौन है, किसके पास वॉइस नहीं आ रही है, बच्चा कौन है, शालीबा में बाहर आ गई तो मैं पास तो आ गई काइटिन को, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है पैक्टिन। पैक्टिन नाम कहाँ सुना है, जरा बताओ मुझे, पैक्टिन वाला नाम सुना है कि नहीं, हाँ सुना है, नहीं सुना है। फ्रूट्स की सेल वॉल में आपने सुना है, जरा मुझे बताओ, ये सुना है जो बोल रहे हैं, इन्होंने कहाँ सुना है, जो भी आ रहा है वो बताओ। मैम, सेल वॉल की जो प्राइमरी और मिडिल लैमेला होती है वो शायद एग्जैक्टली, हाँ सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये जो पैक्टिन है, ये मिडिल लैमेला जो बेसिकली बनता है कैल्शियम पैक्टेट का, है ना, मैग्नीशियम पैक्टेट का। फ्रूट्स की जो सेल वॉल होती है, जब
हाँ, मैम जनरली सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है, मतलब उनकी सारे सेल वॉल के बीच में। सारे फ्रूट्स में होगा। नॉर्मली प्लांट सेल वॉल की जब भी हम बात करते हैं तो मिडिल लैमेला जो बनी रहती है वो कैल्शियम पैक्टेट की होती है। इसीलिए जब कभी क्या होता है, जब तक कि फ्रूट्स पूरी तरह से मच्योर, मतलब कि पूरी तरह से राइपनिंग नहीं हुई होती है, तो वो टाइट टाइट से लगते हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। लेकिन धीरे धीरे पैक्टिनेज एंजाइम या दूसरे इस तरह के एंजाइम जो मिडिल लैमेला को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हम कहते हैं कि फ्रूट्स पक गए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहाँ पे पैक्टिन ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इसकी अक्रेंस कहाँ पे हुई, फ्रूट्स में या प्लांट्स में। ठीक है, और अगर इसकी चलो इसका यूनिट थोड़ा सा नाम वैसा है, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड होता है। ठीक है, पैक्टिन उसी से मिलकर के बना होता है, इसको बाद में बता दूंगी ठीक और डिटेल में। नेक्स्ट वन है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसको देखो, है ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड, लेकिन रखा क्या गया है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में। क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रहा था, वहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्म करता है ना पेप्टाइडोग्लाइकन, तो इस वजह से हम इसे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को फॉर्म कर रहा है। और एज अ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किसकी रिपीटेशन इसमें बार बार होती है, नाग और नाम मॉलिक्यूल की। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की रिपीटेशन है। कहाँ मिलता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में। राइट, वैशाली अटेंडेंस ले लेना ध्यान से। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं। एक बार हम जरा इसकी अब एक ये चीज, ये क्लासिफिकेशन सभी को समझ में आ गया है, पॉलीसेकेराइड का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़े। हाँ, अब एक एक करके छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब पूछा जाता है तो आपसे क्वेरी